Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about sources of law. That is a most important concept of jurisprudence. In this video, I will talk about introduction or meaning of sources of law and kinds of sources of law in detail. So, let's get started. Firstly, we talk about introduction or meaning of sources of law. In jurisprudence, sources of law refers to the origin from where legal rules and principles get their authority and content. किसी भी लॉ को एग्जिस्टेंस में आने के लिए दो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं कि वो उस लॉ को इन्फोर्स कराया जाए, कोई अथॉरिटी हो जो कि उस लॉ को इन्फोर्स कराए। किसी लॉ को इन्फोर्स में आने के लिए, एग्जिस्टेंस में आने के लिए अथॉरिटी और कंटेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैटर है। सोर्सेज ऑफ लॉ का मतलब होता है द ओरिजन फ्रॉम वेयर लीगल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स गेट देयर अथॉरिटी। मीन्स वो ओरिजन, वो मैटर, वो जगह जहाँ से कोई लीगल रूल्स और प्रिंसिपल जो है अपनी अथॉरिटी और कंटेंट को पाते हैं, वो होता है सोर्सेज ऑफ लॉ। अंडरस्टैंडिंग दीज सोर्सेज इज क्रूशियल टू नोइंग हाउ अ कंट्रीज लीगल सिस्टम वर्क एंड हाउ लॉ कम इन टू एग्जिस्टेंस। मीन्स सोर्सेज ऑफ लॉ को समझना जो है हमें मदद करता है, हमें ये जानने में मदद करता है कि कैसे किसी कंट्री का जो लीगल सिस्टम है, कैसे किसी कंट्री का लीगल सिस्टम वर्क करता है और कैसे कोई लॉ जो है किसी कंट्री में इस टाइम एग्जिस्टेंस में आया है। इन सिंपल वर्ड, सोर्सेज ऑफ लॉ मीन्स द ओरिजिन और प्लेसेस फ्रॉम वेयर लॉ कम। सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ का मतलब होता है वो मैटर, वो जगह जहाँ से कोई लॉ आया हुआ है। इट आंसर्स वेयर डज लॉ कम फ्रॉम। सोर्सेज ऑफ लॉ हमें ये बताता है कि लॉ जो है कहाँ से आया हुआ है। हाउ इज लॉ मेड, लॉ कैसे बनाया गया है। एंड हाउ हु क्रिएट और रिकोगनाइजेज लॉ, किसने जो है लॉ को बनाया है, किसने जो है लॉ को रिकोगनाइज किया है। सोर्सेज ऑफ लॉ की मदद से हम ये सारी चीज़ें जान पाते हैं और लॉ को, लीगल सिस्टम को और भी अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, जो कि किसी भी लॉ स्टूडेंट के लिए, किसी भी जो लॉ के जानकार हैं उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि लॉ का ओरिजिन कैसे हुआ है। लीगल सिस्टम को अच्छे तरीके से समझने के लिए ये सोर्सेज ऑफ लॉ का अंडरस्टैंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोर्सेज ऑफ लॉ। जैसे कि वाटर के कई सारे सोर्स होते हैं, लाइक रिवर, रैन, वेल, पॉन्ड। वैसे ही लॉ के भी कई सारे सोर्स होते हैं, लाइक कस्टम, लेजिस्लेशन, जुडिशियल प्रेसिडेंट, रिलीजन, ईटीसी। लॉ के कई सारे सोर्स होते हैं। देयर आर मेनी टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ लॉ। लॉ के मेनली टू टाइप्स हैं, मीन सोर्सेज ऑफ लॉ के मेनली टू टाइप्स हैं। सोर्सेज ऑफ लॉ को दो अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो पहला है फॉर्मल और प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लॉ, दूसरा है मटीरियल और सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लॉ। एक एक करके हम इन दोनों को देखते हैं। तो पहला है फॉर्मल और प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लॉ। These are the most authoritative and source of direct origins of legal rules. जो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लॉ हैं वो मोस्ट अथॉरिटेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ है। मीन्स ये जो सोर्सेज ऑफ लॉ हैं उनके पास अथॉरिटेटिव नेचर का पावर होता है, जिसका यूज़ जो है वो लॉ को, लीगल रूल्स को बनाने में करते हैं। मीन्स किसी भी लीगल रूल्स, किसी भी प्रिंसिपल्स के ओरिजिन में इन सोर्सेज का डायरेक्ट जो है कंट्रीब्यूशन होता है। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लॉ जो है एक स्पेसिफिक मेथड से लॉ को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, जिनके पास अथॉरिटी होती है। These are that legal method through which laws are created and enforced officially. फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लॉ वे सोर्सेज होते हैं वे लीगल मेथड होते हैं, वे सोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू जो है लॉ को क्रिएट किया जाता है और लॉ को ऑफिशियल तरीके से, ऑफिशियल रूप से किसी कंट्री में, किसी स्टेट में इन्फोर्स किया जाता है। The first formal source of law is legislation. Legislation is the most important and modern source of law. किसी भी कंट्री के लिए जो लेजिस्लेशन होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मॉडर्न सोर्स होता है लॉ का। इट इज़ अ लॉ मेकिंग बॉडी लाइक अ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। लेजिस्लेशन एक लॉ मेकिंग बॉडी होती है किसी कंट्री की, जो उस स्पेसिफिक टेरिटरी के लिए, उस कंट्री के लिए लॉ बनाता है। जैसे इंडिया में जो सेंट्रल लेवल पे जो लॉ बनाने की अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट के पास है, लॉ मेकिंग बॉडी है वो पार्लियामेंट है, और स्टेट लेजिस्लेचर जो है अपनी स्पेसिफिक स्टेट टेरिटरी के लिए लॉ बनाता है। बाय विच लॉज आर फॉर्मली रिटन डाउन एज एक्ट, स्टैट्यूट्स, कोड और रेगुलेशन।
जो लेजिस्लेशन है वो फॉर्मल तरीके से जो लॉ है उसको राइट डाउन करती है, जिसे एक्ट, स्टेट्यूट्स, कोड और रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है। Legislation is considered a very powerful source because it is a direct expression of the will of the people through their elected representatives. जो लेजिस्लेशन है वो मोस्ट पावरफुल सोर्स माना जाता है, क्योंकि लॉ का मोस्ट पावरफुल सोर्स माना जाता है, क्योंकि लेजिस्लेशन जो है वो डायरेक्टली जो किसी कंट्री के जो पीपल होते हैं उनके विल को लॉ के थ्रू एक्सप्रेस करता है, जो उस कंट्री के लोग चाहते हैं। क्योंकि लॉ मेकिंग बॉडी में वही लोग लॉ को बनाते हैं जो कि इलेक्ट होके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जाते हैं, वही लोग लॉ बनाते हैं, जिस कारण जो लेजिस्लेशन है वो मोस्ट पावरफुल सोर्स माना जाता है लॉ का। इट कैन क्रिएट इंटायरली न्यू लॉ। जो लेजिस्लेशन है वो पूरी तरीके से नए लॉ को बना सकती है, चेंज ओल्ड वंस, किसी पुराने लॉ को अमेंडमेंट करके चेंज कर सकती है, और कैंसल एग्जिस्टिंग वंस, या फिर कोई ऐसा एग्जिस्टिंग लॉ है जिसका यूज़ ना हो, या फिर जो लेजिस्लेशन के पास ये पावर है कि किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। इट एम्स फॉर क्लैरिटी एंड यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस अ वाइड एरिया। लेजिस्लेशन का एम होता है कि अपने टेरिटरी में क्लैरिटी, लॉ के प्रति जो लॉ लॉ जो है वो क्लियर हो, क्लैरिटी हो उसमें, और लॉ जो है पूरे सारे जो पीपल हैं, सारे जो सिटीजन हैं किसी स्पेसिफिक टेरिटरी में, उन पे यूनिफॉर्मली रूप से जो है लॉ अप्लाई हो। सो लेजिस्लेशन क्लैरिटी और यूनिफॉर्मिटी के एम से जो है लॉ को बनाती है। और इसके अलावा जो है हम लोग लेजिस्लेशन कैसे लॉ के रूप में एक सोर्स है, हम लोग डिटेल में एक अलग अलग सेपरेट वीडियो में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स हैं लॉ के, उसको हम लोग अलग सेपरेट वीडियो में समझेंगे डिटेल में। यहाँ पे मैं सिर्फ जो है सारे जो सोर्सेज हैं लॉ को, उसको मैं एक जगह ला करके, एक वीडियो में ला करके आपको समझा रही हूँ कि लॉ कहाँ कहाँ से आता है, उसको कंटेंट और अथॉरिटी कहाँ से मिलती है। अदरवाइज जो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं लॉ को, उसके लिए अलग अलग सेपरेट वीडियो बनेगा। अगला सोर्स है, फॉर्मल सोर्स है लॉ का, वो है प्रेसिडेंट। दिस रिफर्स टू द लीगल प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश्ड बाय प्रीवियस कोर्ट डिसीजन। प्रेसिडेंट जो है वो लीगल प्रिंसिपल्स होते हैं, लीगल रूल्स होते हैं जो कि प्रीवियस कोर्ट डिसीजन में इस्टेब्लिश किया गया होता है। व्हेन अ हायर कोर्ट मेक अ डिसीजन ऑन अ पर्टिकुलर लीगल इशू, लोअर कोर्ट इन द सेम सिस्टम आर यूजुअली बाउंड टू फॉलो दैट डिसीजन इन अ सिमिलर फ्यूचर केस। मीन्स यदि कोई हायर कोर्ट है, वो किसी पर्टिकुलर लीगल इशू पे कोई डिसीजन देता है, तो जो सेम सिस्टम का जो लोअर कोर्ट होगा वो यूजुअली उस डिसीजन से बाउंड रहेगा, और फ्यूचर में जो सिमिलर केस आएंगे उस पर उसी प्रकार का जो डिसीजन है वो लोअर कोर्ट उस स्पेसिफिक केस पे, जो सिमिलर केस होंगे फ्यूचर में, वो उस पर डिसीजन देगा, सिमिलर डिसीजन देगा। प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिडेंट इज कॉल्ड स्टेयर डिसाइसिस। मीन्स जो जुडिशियल प्रेसिडेंट होते हैं वो डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस या फिर प्रिंसिपल ऑफ स्टेयर डिसाइसिस की मदद से बाउंड कराती है किसी भी लोअर कोर्ट को अपने डिसीजन से। मीन्स स्टेयर डिसाइसिस का मतलब होता है टू स्टैंड बाय थिंग्स डिसाइडेड। मीन्स जो थिंग्स डिसाइड किए जा चुके हैं उस पर खरा उतरना, उसको फॉलो करना, उसको फॉलो करने के लिए बाउंड होना, और लेट द डिसीजन बी स्टैंड, या फिर जो डिसीजन लिया जा चुका है उसको बने रहने देना ही क्या होता है, स्टेयर डिसाइसिस का मीनिंग होता है। सो जुडिशियल प्रेसिडेंट जो है उसका प्रिंसिपल होता है स्टेयर डिसाइसिस। प्रेसिडेंट ब्रिंग्स कंसिस्टेंसी, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड फेयरनेस टू द लीगल सिस्टम। जो जुडिशियल प्रेसिडेंट होते हैं वो डिसीजन में कंसिस्टेंसी, प्रेडिक्टेबिलिटी और लॉ में फेयरनेस को लाते हैं, लीगल सिस्टम में फेयरनेस को लाते हैं। इट मीन्स दैट सिमिलर केसेस शुड बी ट्रीटेड सिमिलरली। जुडिशियल प्रेसिडेंट का एम होता है, मतलब होता है कि जो सिमिलर केस होते हैं उसको सिमिलरली जो है ट्रीट किया जाए। In this, judges don't just decide a case based on their personal opinion. जुडिशियल प्रेसिडेंट के अंतर्गत जो जजेस होते हैं वो सिर्फ अपने पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग जो है डिसाइड नहीं करते हैं, मीन्स डिसीजन नहीं लेते हैं किसी स्पेसिफिक केस पे। They look at how similar cases were decided in the past, especially by higher court, and the ratio decidendi, that is the core reason for the decision of a previous case, becomes a binding rule for future cases. मीन्स जो जजेस होते हैं वो किसी भी लीगल इशू पे डिसीजन देने से पहले जो पास्ट में प्रीवियस टाइम पे जो स्पेसिफिक इश्यूज पे डिसीजन लिए जा चुके हैं, जो सिमिलर केसेस होते हैं उस पर क्या डिसीजन लिए गए हैं, उसको जजेस जो है रिकॉग्नाइज करते हैं, देखते हैं, परसुएशन करते हैं। स्पेशली जो हायर कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन लिए गए होते हैं
उसको ज़्यादातर जजेस के द्वारा जो है देखा जाता है कि सिमिलर केसेस में किस प्रकार का डिसीजन लिया गया होता है। एंड द रेशियो डिसेंडाई, जो किसी केस का रेशियो डिसेंडाई होता है, मीन्स किसी केस के डिसीजन में जो कोर रीज़न होता है उस डिसीजन के लिए, उसको जो है जजेस अच्छे से देखते हैं। और ऑफ प्रीवियस केसेस बिकम्स अ बाइंडिंग रूल्स ऑफ फ्यूचर केसेस, मीन्स जो प्रीवियस केसेस होते हैं हायर कोर्ट के मेनली, वो फ्यूचर केसेस पे बाइंडिंग होते हैं, जिसका जो कि सिमिलर लीगल इश्यूज होते हैं। सो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद जो है जजेस अपना खुद का डिस्क्रिप्शन का यूज़ करके और लॉ को अप्लाई करके अपना डिसीजन देते हैं। सो जुडिशियल प्रेसिडेंट भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है लॉ का। अगला है कस्टम। These are practices or behavior that have been followed by a community for a very long time. वो प्रैक्टिसेस, वो बिहेवियर जो कि किसी सोसाइटी में, किसी स्टेट में काफ़ी लंबे समय से फॉलो किए जाते हैं, वो होता है उस सोसाइटी, उस कम्युनिटी, उस स्पेसिफिक स्टेट का कस्टम। हैव बिकम डीपली ingrained and are generally accepted as obligatory even without being formally written down as law. जो कस्टम होते हैं वो उस स्पेसिफिक सोसाइटी में, कम्युनिटी में, कंट्री में डीपली जो है इंग्रेडिएंट हो जाते हैं, मीन्स जुड़ जाते हैं। और जो सारे इंडिविजुअल होते हैं मेजॉरिटी के द्वारा उनको फॉलो किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। इवन जो है उसको फॉर्मली लॉ के रूप में राइट डाउन नहीं किया गया होता है, फिर भी जो है वो काफ़ी लंबे समय से लोगों के द्वारा फॉलो किए जाते हैं और डीपली उस सोसाइटी से कनेक्टेड होता है, जिस कारण लॉ भी एक सोर्स है, सॉरी कस्टम भी एक सोर्स है लॉ का, जिसे जो लेजिस्लेशन होती है किसी कंट्री की, वो कस्टम को जो है लॉ के रूप में रिकॉग्नाइज करके उसको इन्फोर्स कराती है। एग्जाम्पल, मेनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू मैरिज, इनहेरिटेंस और फैमिली गवर्नेंस इन वेरियस कम्युनिटीज इन इंडिया वर ओरिजिनली बेस्ड ऑन कस्टम एंड सम कंटिन्यू टू बी लीगली रिकॉग्नाइज्ड। मीन्स कई सारे इंडिया में ऐसे कई सारे ट्राइबल एरियाज़ हैं, कई सारी कम्युनिटी हैं जिनके कुछ स्पेसिफिक कस्टम होते हैं, प्रैक्टिसेस होते हैं, मैरिज से रिलेटेड, इनहेरिटेंस से रिलेटेड, फैमिली गवर्नेंस से रिलेटेड। वो ओरिजिनली जो है कस्टम के रूप में आए हुए हैं और वहाँ पे सदियों से जो है काफ़ी लंबे समय से फॉलो किए जा रहे हैं। और कुछ ऐसे कस्टम है, ट्रेडिशन है, जिसे लॉ के द्वारा, मीन्स लॉ मेकिंग बॉडी के द्वारा जो है रिकॉग्नाइज कर दिया गया है, लीगली रिकॉग्नाइज कर दिया गया है और वो लॉ के रूप में आ गए हैं। लाइक जो इस टाइम पे सारे पर्सनल लॉ हैं, मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, वो क्या है, कस्टम ही है, जिसे लॉ मेकिंग बॉडी के द्वारा रिकॉग्नाइज करके इन्फोर्स कर दिया गया है, ताकि वो यूनिफॉर्मली जो है सभी पे लागू हो सके। मीन्स जो भी हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं और जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उन पे उनके उनके पर्सनल लॉ लागू हो सके, जो कि कस्टम पे मेनली बेस्ड है। For a custom to become a source of law, it usually needs to meet certain condition. Means किसी कस्टम को लॉ का सोर्स बनने के लिए कुछ कंडीशन को फुलफिल करना आवश्यक होता है। तो पहला है कंडीशन एंशियंट, that custom must be ancient, means it must have been followed for a very long time, that is time immemorial. Means कोई भी कस्टम जो कि काफ़ी लंबे समय से फॉलो किया जा रहा है, जिसका टाइम किसी को पता नहीं है कि वो कस्टम कब से स्टार्ट हुआ था, वो जो है लॉ का सोर्स बन सकता है। अगला है कंटिन्यूअस, इट मस्ट हैव बीन फॉलोड विदाउट इंटरप्शन। मीन्स कोई कस्टम जो है तब लॉ बन सकता है, लॉ का सोर्स बन सकता है जब वो कंटिन्यूसली जो है किसी कम्युनिटी के द्वारा फॉलो किया जा रहा है बिना किसी इंटरप्शन के। मीन्स ऐसा नहीं हो सकता कि किसी स्पेसिफिक टाइम से कोई कस्टम फॉलो करना स्टार्ट हुआ और बीच में वो कस्टम टूट गया, मीन्स उस कस्टम को लोग फॉलो नहीं करते थे, फिर कुछ समय बाद जो है उस कस्टम को फॉलो करने लगे लोग, तो वो जो कस्टम है वो लॉ का सोर्स नहीं बन सकता है। मीन्स लॉ का सोर्स बनने के लिए किसी कस्टम को आवश्यक है कि वो कंटिन्यूसली जो है वो कम्युनिटी के द्वारा फॉलो किया जाए बिना किसी इंटरप्शन के। अगला है सर्टेन, मीन्स इट्स मीनिंग एंड एप्लीकेशन मस्ट बी क्लियर। मीन्स जो कस्टम होना चाहिए वो सर्टेन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि वो क्या चीज़ है, उसका मीनिंग और उसका एप्लीकेशन किस प्रकार से होगा, वो क्लियर होना चाहिए। अगला है रिजनेबल, इट शुड नॉट गो अगेंस्ट कॉमन सेंस और पब्लिक पॉलिसी। जो कस्टम होते हैं वो रिजनेबल होना चाहिए, वो किसी कॉमन सेंस या फिर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जाने चाहिए। बेसिकली जो किसी सोसाइटी की, किसी कम्युनिटी की जो मोरल्स होती है वही क्या होती है, पब्लिक पॉलिसी होती है। सो कोई भी ऐसा कस्टम जो कि कॉमन सेंस और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जाती है वो लॉ का सोर्स नहीं बन सकती है। अगला है नॉट अगेंस्ट एग्जिस्टिंग लॉ और पब्लिक पॉलिसी। मीन्स कोई भी ऐसा कस्टम जो कि किसी एग्जिस्टिंग लॉ के अगेंस्ट या फिर किसी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जाती है, तो वो कस्टम लॉ का सोर्स नहीं बन सकती है। सो
लॉ का सोर्स बनने के लिए कस्टम को किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, मीन्स उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, मीन्स उसके उल्टा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट कंट्राडिक्ट एनी पब्लिक पॉलिसी और एग्जिस्टिंग रिटन लॉ। कस्टम जो है किसी भी एग्जिस्टिंग रिटन लॉ और पब्लिक पॉलिसी के कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं होना चाहिए, तब वो लॉ का सोर्स बन सकता है। Now let's talk about the second source of law, that is material or secondary sources. These sources don't create law directly, but they help to understand, analyze and interrupt the primary sources. They can be very persuasive and influential. मटेरियल या फिर सेकेंडरी सोर्स वे सोर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली किसी लॉ को क्रिएट नहीं करते हैं। ये प्राइमरी जो लॉ के सोर्स होते हैं उसको इंटरप्रेट, एनालाइज और अंडरस्टैंड करने में मदद करते हैं। ये जो सोर्सेज होते हैं वो परसुएसिव नेचर के होते हैं, मीन्स जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है इन सोर्सेज से इन्फ्लुएंस होती है, इन सोर्सेज की तरफ देखती है कि इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है लॉ को बनाती है, क्योंकि जो सोसाइटी होती है इन सोर्सेज से काफ़ी इन्फ्लुएंस होती है और जो लॉ होते हैं वो सोसाइटी के लिए ही बनाए जाते हैं, जिस कारण जो लॉ होते हैं उनको इन सारे जो फैक्टर हैं, ये सारे जो सोर्स हैं उनके अकॉर्डिंग होना ज़रूरी है। यदि इनके अगेंस्ट होगी तो पीपल के द्वारा उनका विरोध किया जाएगा, उनको फॉलो नहीं किया जाएगा। तो पहला जो सेकेंडरी सोर्स है वो है रिलीजन और रिलीजियस टेक्स्ट। In some legal system, particularly those based on religious law like Sharia law, in some countries, religious texts like Quran, Vedas are considered primary sources of law. किसी किसी लीगल सिस्टम में जहाँ पे जो पूरी कंट्री है वहाँ का लीगल सिस्टम जो है रिलीजियस लॉ पे बेस्ड है, लाइक कुछ कंट्री में शरिया लॉ को पूरे तरीके से फॉलो किया जाता है, या फिर जो रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं लाइक कुरान और वेद वो क्या वो किसी लीगल सिस्टम में, मीन्स कई सारे लीगल सिस्टम में प्राइमरी सोर्स के रूप में जाने जाते हैं, मीन्स वो लॉ का प्राइमरी सोर्स माना जाता है। और उन्हीं जो रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं, जो शरिया लॉ होती है किसी कंट्री की रिलीजियस लॉ, उससे ही जो है लॉ के रूप में फॉलो किया जाता है। कई सारे ऐसे कंट्री हैं, कई सारे ऐसे लीगल सिस्टम हैं। इन इंडिया, personal law like Hindu or Muslim personal law have historically drawn heavily from religious text and custom, although many have now been codified into legislation. लेकिन जो इंडिया में है वो रिलीजियस टेक्स्ट जो हैं वो कई सारे पर्सनल लॉ को इन्फ्लुएंस किए हैं, और कई सारे पर्सनल लॉ जो है मेनली रिलीजियस टेक्स्ट और रिलीजन पे ही बेस्ड हैं। सो जो हिस्टोरिकल जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, कस्टम है, उन्हें ही लॉ मेकिंग बॉडी के द्वारा कोडिफाई कर दिया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है और इन्फोर्स किया गया है, जिस कारण वो हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ के रूप में एग्जिस्टेंस में आए हैं इंडिया में। सो जो पर्सनल लॉ हैं वो मेनली इंडिया में जो पर्सनल लॉ हैं वो रिलीजन और रिलीजियस टेक्स्ट पे बेस्ड माना जा सकता है। अगला है रीजन और मोरालिटी या फिर नेचुरल लॉ। This refers to the idea that are certain universal principles of justice, fairness, and morality that are inherent in human nature and should guide the making and application of law. वे सारे आइडिया जो कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के रूप में है, लाइक जस्टिस, फेयरनेस और मोरालिटी के रूप में है, जो कि ह्यूमन नेचर में पहले से ही होते हैं, जो कि लॉ मेकिंग बॉडी में जो ह्यूमंस होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो लॉ को बनाते हैं, उसको गाइड करते हैं कि लॉ जो है जस्ट, फेयर और रिजनेबल यानी कि मोरल होना चाहिए, और लॉ को किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करना है उसको गाइड करते हैं लॉ मेकिंग बॉडी को, वो होते हैं रीजन और मोरालिटी या फिर नेचुरल लॉ। इट इज़ नॉट अ रिटन सोर्स बट एन अंडरलाइंग फिलोसफिकल बेसिस। ये रिटन सोर्स नहीं होते हैं, लेकिन ये फिलोसफिकल बेसिस पे जो है इन्फ्लुएंस करते हैं लॉ बनाने को और लॉ को अप्लाई करने को। While not a direct source of positive law, that is written law, principles of reason and morality often influence legislators when they draft law and judges when they interpret them. Means जो रीज़न और मोरालिटी होते हैं वो डायरेक्ट सोर्स नहीं है किसी भी रिटन लॉ के लिए, लेकिन ये जो सारे रीज़न और मोरालिटी से रिलेटेड जो सारे प्रिंसिपल्स हैं वो लेजिस्लेटर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं जब वो किसी लॉ को ड्राफ्ट करते हैं, या फिर जजेस को इन्फ्लुएंस करते हैं जब वो किसी स्पेसिफिक लॉ को इंटरप्रिटेट करते हैं, मीन्स उसकी व्याख्या करते हैं। सो ये एक सोर्स है रीज़न और मोरालिटी लॉ का। दे रिप्रेजेंट अ सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट और जस्ट दैट ट्रांसेंड स्पेसिफिक लीगल रूल्स।
ये रिप्रेजेंट करते हैं, रीज़न और मोरालिटी ये रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और यही चीज़ें जो हैं वो लेजिस्लेटर और जजेस को इन्फ्लुएंस करती है लॉ को ड्राफ्ट करने में और लॉ को इंटरप्रेट करने में। जिस प्रकार रीज़न और मोरालिटी भी एक स्पेसिफिक सोर्स है लॉ का। अगला है ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स और लीगल कमेंट्री। These are the opinions, analyses, and commentaries of respectful legal scholars, academics, and jurists, means legal expert found in textbook, law, review articles, and legal encyclopedia. मीन्स ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स किसी भी जो लीगल स्कॉलर्स होते हैं, लीगल एकेडमिक्स होते हैं, ज्यूरिस्ट होते हैं, उनकी कमेंट्रीज होती है, एनालिसिस होती है, ओपिनियन होता है लॉ से रिलेटेड, जो कि टेक्स्ट बुक, लॉ रिव्यू आर्टिकल्स और लीगल एनसाइक्लोपीडिया के रूप में होती है, जो कि लॉ मेकिंग बॉडी को, लेजिस्लेटर्स को और जजेस को इन्फ्लुएंस करती है लॉ बनाने में, लॉ को इंटरप्रिटेट करने में। दीज राइटिंग्स आर नॉट बाइंडिंग, ये जो राइटिंग होती है वो लीगल अथॉरिटी पे बाइंडिंग नहीं होती है, वाइल ऑफन प्रोवाइड डीप इंसाइट इनटू लॉ, criticize existing law, suggest reform और help clarify complex legal concept। जो जुरिस्टिक राइटिंग्स होते हैं वो बाइंडिंग नेचर के नहीं होते हैं, लेकिन वो डीपली जो है लॉ मेकिंग अथॉरिटी को प्रभावित करते हैं। जो एग्जिस्टिंग लॉ होते हैं उसको क्रिटिसाइज करते हैं, मीन्स जो लीगल जुरिस्ट होते हैं वो अपना ओपिनियन बताते हैं एग्जिस्टिंग लॉ को क्रिटिसाइज करके, रिफॉर्म को सजेस्ट करते हैं, और यदि कोई कॉम्प्लेक्स लीगल कॉन्सेप्ट है तो उसको क्लैरिफाई करने का काम ये जुरिस्टिक राइटिंग्स करते हैं। Judges and lawyers often refer to them for guidance and to strengthen their argument। कोर्ट में जो जजेस होते हैं, लॉयर्स होते हैं, वो इन ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स को गाइडेंस के रूप में रिफ़र करते हैं, मीन्स गाइडेंस के रूप में अपनाते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स लीगल कॉन्सेप्ट होते हैं उसको समझते हैं। इसके साथ साथ लॉयर्स जो होते हैं वो इन ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स का यूज़ करते हैं अपने आर्गूमेंट में, अपने जो आर्गूमेंट है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। Juristic writings help in the development of legal thought, provide a deeper understanding of legal principles, and can influence how laws are interpreted and applied। मीन्स जो जुरिस्टिक राइटिंग्स होते हैं वो लीगल थॉट को डेवलप होने में मदद करते हैं, जो लीगल प्रिंसिपल हैं उसको और भी गहराई से समझने में मदद करते हैं। इसके साथ साथ लॉ को कैसे इंटरप्रिटेट किया जाए, लॉ को कैसे अप्लाइड किया जाए, इसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं। अगला है इक्विटी। इक्विटी मीन्स फेयरनेस और टू फिल द गैप ऑफ लॉ। Courts sometimes use principle of equity to give justice when law is unclear or silent। किसी स्पेसिफिक इशू पे, किसी स्पेसिफिक लीगल इशू पे यदि लॉ जो है अनक्लियर है या फिर साइलेंट है, तो जो जजेस होते हैं वो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी यानी कि प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, या फिर इसका मतलब होता है टू फिल द गैप ऑफ लॉ, जहाँ पे लॉ जो है अनक्लियर होता है, साइलेंट होता है, तो उस गैप को फिल करने के लिए जो जजेस होते हैं वो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मीन्स प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस को फॉलो करते हैं और किसी स्पेसिफिक लीगल इशू पे डिसीजन देते हैं, जो कि एक सोर्स है लॉ का। और वही लीगल डिसीजन जो है लीगल रूल्स और प्रिंसिपल के रूप में लोअर कोर्ट के द्वारा माना जाता है, और यदि वो सही हुआ वो डिसीजन, तो बाद में लेजिस्लेचर के द्वारा, लॉ मेकिंग बॉडी के द्वारा उसको रिकॉग्नाइज करके, कोडिफाइड करके इन्फोर्स भी किया जा सकता है। सो इक्विटी क्या है, ये भी एक सोर्स है लॉ का। इक्विटी इंश्योर दैट जस्टिस इज नॉट जस्ट अबाउट फॉलोइंग रूल्स ब्लाइंडली बट आल्सो अबाउट अचीविंग फेयर आउटकम्स। इक्विटी इंश्योर कराती है कि जो जस्टिस होता है वो ऐसा नहीं है कि किसी भी रूल्स को ब्लाइंडली तरीके से फॉलो करना, ये सही नहीं है कि जस्टिस इस तरीके से प्रोवाइड कराया जाए कि किसी भी स्पेसिफिक रूल्स को ब्लाइंडली तरीके से फॉलो कराना, बट आल्सो अबाउट अचीविंग फेयर आउटकम। मीन्स जस्टिस का मतलब ये होता है कि फेयर आउटकम आए, मीन्स जो फेयरनेस हो उसमें, उस लीगल इशू में आए। सो जो जजेस होते हैं वो इक्विटी को फॉलो करते हैं अपने डिसीजन में फेयरनेस को लाने के लिए। अगला है इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटीज या फिर कन्वेंशन। These are rules and principles that govern relation between countries, often established through international agreement, that is treaties or convention, या फिर through widely accepted international custom। इंटरनेशनल लॉ वे रूल्स, वे प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि दो या दो से अधिक देशों के बीच जो रिलेशन होते हैं उसको गवर्न करते हैं। ऑफन इस्टेब्लिश थ्रू इंटरनेशनल एग्रीमेंट, जो कि प्राय इंटरनेशनल लॉ जो होते हैं वो प्राय जो है इंटरनेशनल एग्रीमेंट मीन्स ट्रीटीज और कन्वेंशन पे बेस्ड होते हैं, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो मेजॉरिटी कंट्री के द्वारा जो कस्टम इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट किए जाते हैं उन पे इंटरनेशनल लॉ जो है बेस्ड होते हैं। While a country's domestic law is usually supreme within its border, international law can influence it।
मीन्स किसी कंट्री की जो डोमेस्टिक लॉ होती है वो उसके टेरिटरी में, उसकी बॉर्डर में सुप्रीम होती है, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल लॉ जो है उस कंट्री के डोमेस्टिक लॉ को इन्फ्लुएंस कर सकती है, जिस कारण इंटरनेशनल लॉ को किसी कंट्री के डोमेस्टिक लॉ का सोर्स माना जा सकता है। Many countries incorporate international treaties they have signed to their national law. मीन्स कई सारे ऐसी कंट्री हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रीटी को फुलफिल करने के लिए, उसके साथ कोऑपरेशन करने के लिए अपने नेशनल लॉ पे साइन करते हैं, मीन्स अपने नेशनल लॉ को उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। जजेस माइट रेफर टू इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉज when interpreting domestic laws, especially in area like human right. कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो जजेस होते हैं वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ को फॉलो करते हैं, रिफर करते हैं किसी डोमेस्टिक लॉ को इंटरप्रेट करने में। इट हेल्प्स मेंटेन पीस एंड कोऑपरेशन बिटवीन नेशन। जो इंटरनेशनल लॉ है वो एक सोर्स ऑफ लॉ के रूप में माना जाता है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे मीन्स कई सारे कंट्रीज़ में पीस और कोऑपरेशन को मेंटेन रखने में मदद करता है। अगला है कॉन्स्टिट्यूशन। A country's constitution is often considered supreme law of the land. किसी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उस कंट्री का, उस लैंड का सुप्रीम लॉ माना जाता है। It defines the structure of government, set limits on its power and often outlines fundamental right. जो किसी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो उस कंट्री की गवर्नमेंट की किस प्रकार से स्ट्रक्चर रहेगी ये बताता है, उस कंट्री की गवर्नमेंट के पास कैसे पावर रहेंगे उसको लिमिट करता है, उसको सेट करता है। इसके साथ साथ जो उस कंट्री के इंडिविजुअल्स होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, उनको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा और भी कई सारी जो किसी कंट्री को गवर्न करने के लिए इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं वो उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, जिस कारण किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को उस कंट्री का सुप्रीम लॉ माना जाता है। ऑल अदर लॉ मस्ट कन्फर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन। उस कंट्री में जो भी लॉज होते हैं, जो अदर लॉ होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के कंसिस्टेंस होना चाहिए, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन को कंफर्म करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। इट इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी फॉर ऑल अदर लॉज विद इन दैट नेशन। मीन्स किसी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो उस कंट्री के सारे जो लॉज होते हैं उसको अथॉरिटी प्रोवाइड कराता है। मीन्स सारी अदर लॉ का जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी होता है वो उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिस कारण कॉन्स्टिट्यूशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है लॉ का। So these sources work together to create a legal system that is strong, fair and relevant to society. ये जो सारे सोर्स हैं वो एक साथ मिल करके कंटेंट और अथॉरिटी को गेन करने में मदद करते हैं और किसी कंट्री के लीगल सिस्टम को क्रिएट करने में मदद करते हैं। उस लीगल सिस्टम को जो स्ट्रांग हो, फेयर हो और उस सोसाइटी के लिए रेलेवेंट हो, ऐसे लीगल सिस्टम को क्रिएट करने में ये सारे सोर्स जो हैं अलग अलग तरीके से मदद करते हैं। ये था full concept of sources of law in jurisprudence. If you found this video helpful, if you found this explanation helpful, don't forget to like this video, subscribe my channel and share this video. Thanks for watching and keep supporting me.